हाय नमस्कार दोस्तों, ओम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टूल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएच की गाइडलाइन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने आईसीएच के बारे में पढ़ा। आईसीएच क्या है, आईसीएच का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आईसीएच की कमेटी क्या है। आज हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो आईसीएच की गाइडलाइंस है। तो आईसीएच की गाइडलाइन में भी आज हम लोग क्वालिटी से रिलेटेड गाइडलाइंस पढ़ेंगे। क्वालिटी में 1 से लेकर के यानी Q1 से लेके Q14 तक की जो गाइडलाइन है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ज़्यादा डिले ना करके हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। हाय नमस्कार दोस्तों, ओम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टूल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएच का गाइडलाइन। इससे पहले मैंने आप लोगों को अगले वाले वीडियो में पढ़ाया था आईसीएच क्या है, आईसीएच का हिस्ट्री क्या है, आईसीएच का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएच की गाइडलाइन क्या है। तो जैसे हमने आपको पहले भी पढ़ाया था, आईसीएच का मतलब होता है, जो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल काउंसिल होती है जो कि हार्मोनाइजेशन का काम करती है। तो अब किस चीज़ का हार्मोनाइजेशन करेगी? टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। जो हमारा फार्मास्यूटिकल का टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उन सबको हार्मोनाइज करके एक करेगी। और किसके लिए करेगी? फॉर ह्यूमन यूज। तो इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को इसके बारे में सब पढ़ा था, हिस्ट्री कैसे इसकी उत्पत्ति अपना यूरोप में हुई इसके, और यूरोप ने जो है जापान और अमेरिका को लेकर के सभी कंट्रियों में ड्रग की एक गाइडलाइन बनाई जो कि सभी देशों में एक समान हो। स्पेशली यूरोप में जो ये प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से ये आईसीएच गाइडलाइन बनी, वो थी थैलोमाइड की इम्प्योरिटी को लेकर के वहाँ पर यूरोप में बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। मैंने आपको पिछले भी बताया था। उसी को लेकर के यूरोपियन कंट्री जितने थी सब ने मिल कर के एक गाइडलाइन बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने फिर जापान को लिया, अमेरिका को लिया। फिर इसके बाद धीरे धीरे 1999 में 6 और देशों को लिया। फिर 2007 में इसमें इंडिया भी आया, चाइना भी आया। सब मिल करके एक जो कमेटी बनाए, गाइडलाइन बनाए कि भाई हमको फार्मास्यूटिकल जो रिक्वायरमेंट है या फार्मास्यूटिकल जो हमारा प्रोडक्ट है उन सब का जो गाइडलाइन हो, उनके मैन्युफैक्चरिंग से, उनके टेस्टिंग से, उन सब की गाइडलाइन सभी देशों में एक समान होनी चाहिए। तो जो हमारा आईसीएच का मेन टॉपिक था, मेन डिस्कशन था, जिसके बारे में उन्होंने गाइडलाइन बनाने के बारे में सोचा, वो था क्वालिटी, जो हमारा ड्रग की क्वालिटी है, ड्रग की सेफ्टी है, इफिशिएंसी है, और मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ये क्या था? ये चारों पे उन्होंने विचार किया। सबसे जो 3 अपना भी इम्पॉर्टेंट है, सभी देशों में ड्रग की क्वालिटी, ड्रग की सेफ्टी और ड्रग की इफिशिएंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बारे में उन्होंने जो अपना ये कमेटी बनाई, तो इसी के ऊपर उन्होंने ये गाइडलाइंस बनाए। जो हमारी इंटरनेशनल कमेटी है, इन्हीं के ऊपर वो उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, स्टीयरिंग कमेटी बनाया, कोऑर्डिनेटर बनाया। इससे पहले मैंने आपको सब ऑर्गेनाइजेशन में बताया इसको। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका गाइडलाइन। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 चीज़ों को लेकर के गाइडलाइन बनाई। जो इन लोगों का मेन उद्देश्य था आईसीएच इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन का, कि जो हमारा ड्रग की क्वालिटी है, ड्रग की सेफ्टी है और ड्रग की इफिशिएंसी है, इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा अध्ययन किया। और इसी से रिलेटेड जो गाइडलाइन बनाई जो हर कंट्री में सेम हो, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम जो अपना पहला चालू करेंगे, क्वालिटी से रिलेटेड जो है आईसीएच ने क्या गाइडलाइन बनाई। कैसे? क्वालिटी से रिलेटेड उन्होंने क्या गाइडलाइन बनाई। तो क्वालिटी से रिलेटेड क्या उन्होंने बनाया, इसको क्यू सीरीज, जो भी हमारा ये देखो क्वालिटी से उन्होंने क्या किया, इसको क्यू सीरीज दे दिया। सेफ्टी से जो गाइडलाइन में उसको एफ सीरीज दे दिया। इफिशिएंसी से जो बना उसको ई, और मल्टी डिसिप्लिनरी से जो गाइडलाइन बना उसको एम सीरीज से नाम दे दिया।
तो आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक है क्वालिटी से रिलेटेड हम लोग गाइडलाइन पढ़ेंगे। किससे? क्वालिटी से रिलेटेड हम लोग गाइडलाइन पढ़ेंगे। तो क्वालिटी से रिलेटेड क्या है, ये क्यू सीरीज से उन्होंने जो है क्यू सीरीज गाइडलाइन प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो क्यू लाइन का है ये फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो भी हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनके लिए ये गाइडलाइन एक फ्रेमवर्क बनाती है। क्या बनाती? फ्रेमवर्क। किसके लिए? क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए फ्रेमवर्क बनाती है। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्यू सीरीज से जो हमारा ये गाइडलाइन है ये उनके लिए फ्रेमवर्क बनाती है। किसके लिए? क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए ये फ्रेमवर्क बनाती है। कवरिंग एस्पेक्ट लाइक स्टेबिलिटी टेस्टिंग, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, इम्प्योरिटी एंड मोर। ये क्या करती है कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन है, इम्प्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, मेथड वैलिडेशन है, इन सब के ऊपर क्या करती है ये इसको कवर करती है और इन सब के लिए एक फ्रेमवर्क बनाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहली गाइडलाइन है क्वालिटी के लिए, जो आईसीएच की सबसे पहली गाइडलाइन है वो Q1 से लेके Q14 तक इनकी गाइडलाइन है। हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो इनका गाइडलाइन है Q1, क्या है? आईसीएच की पहली जो क्वालिटी से रिलेटेड गाइडलाइंस है वो Q1 में क्या है? स्टेबिलिटी टेस्टिंग न्यू ड्रग एंड प्रोडक्ट। जो उनकी स्टेबिलिटी है, जो हमारा न्यू ड्रग हो गए या तो अपने जो ओल्ड ड्रग हो गए, अपना जो प्रोडक्ट हो गए, उन सबका जो हमारा स्टेबिलिटी के बारे में इसमें ये बताया गया है। इसके बारे में कवर द स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टेस्टिंग एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू डोजेज फॉर्म। तो इसमें कुल मिला के Q1 में क्या दिया गया है? स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, स्पेशली न्यू ड्रग की स्टेबिलिटी के लिए क्या उनका प्रोसीजर है वो इसमें Q1 में दिया है। Q1 माने स्टेबिलिटी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो गाइडलाइन हमारा जो है वो है Q2 में क्या है? एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन है। क्या है? Q2 में हम लोग ये देखेंगे क्या है? एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन है। फोकस ऑन वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड टू एसेस क्वालिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। तो Q2 में कुल मिला के एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन है। ठीक है, क्या है? एनालिटिकल मेथड का हम वैलिडेशन क्या करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या गाइडलाइन है, वो हमारा वो गाइडलाइन Q2 में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइन हमारा Q3 बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। इम्प्योरिटी आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो इसमें क्या है? इम्प्योरिटी का आइडेंटिफिकेशन के बारे में डिटेल दिया गया है। और इम्प्योरिटी की वजह से हमने आपको बताया कि आईसीएच गाइडलाइन का जन्म हुआ, क्योंकि थैलोमाइडियम की जो इम्प्योरिटी ड्रग में थी उसी से यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे लोग मर गए थे। उसी इम्प्योरिटी की वजह से यूरोपियन कंट्री ने मिल करके जो गाइडलाइन बनाई वो आईसीएच गाइडलाइन हुई। तो हमारा Q3 में क्या है? इम्प्योरिटी के बारे में बताया गया। क्या है? एड्रेस द आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। तो जो हमारा ड्रग सब्सटेंस या तो कोई प्रोडक्ट में जो हमारा इम्प्योरिटी है उसके आइडेंटिफिकेशन की और क्वालिफिकेशन के लिए जो गाइडलाइन बनी वो है Q3। क्या है? Q3। अब इसके बाद हमारा चालू होता है Q4 हमारा क्या है? फार्माकोपियल हार्मोनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। जो हमारा फार्माकोपियल स्टैंडर्ड है, जैसे IP, BP, USP, सब में जो स्टैंडर्ड है वो भी हम देखेंगे तो सबके लिए अलग अलग। तो उनका हार्मोनाइजेशन करने का जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, वो हमारा Q4 में। क्या है? Q4 में एम टू हार्मोनाइज स्टैंडर्ड अक्रॉस डिफरेंट फार्माकोपियल लाइक USP, BP एंड IP। जो IP, BP, USP में स्टैंडर्ड एक ही मटेरियल के लिए अलग अलग है, उनको हार्मोनाइज करने का जो काम है वो हमारा Q4 का है। क्या है? Q4 गाइडलाइन में हार्मोनाइजेशन ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं Q5 में क्या है? Q5 में क्या है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्वालिटी रिलेटेड एस्पेक्ट। इसमें क्या है? तो हम लोग देखेंगे डील्स विथ क्वालिटी रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग वायरल सेफ्टी।
तो जो हमारे Q5 में क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो हमारे प्रोडक्ट आते हैं उनसे जो क्वालिटी रिलेटेड एस्पेक्ट है उसके बारे में ये फ्रेमवर्क बताता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे Q6 में हम लोग देखेंगे। Q6 में बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा गाइडलाइन है। इसमें स्पेसिफिकेशन, फोकस ऑन न्यू ड्रग प्रोडक्ट, टेस्टिंग प्रोसीजर एंड एक्सेप्ट क्राइटेरिया। तो Q6 में क्या है, फोकस ऑन स्पेसिफिकेशन ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टेस्ट प्रोसीजर एंड एक्सेप्ट क्राइटेरिया। तो ये क्या है, Q6 में जो है प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ न्यू ड्रग प्रोडक्ट एंड टेस्ट प्रोसीजर एक्सेप्ट क्राइटेरिया। तो उनके क्राइटेरिया का भी एक लिमिट क्या होगा, वो सब हमारा क्या होगा, Q6 में स्पेशली है हमारा जो स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, जो हमारा न्यू ड्रग के लिए, जो टेस्टिंग के लिए, प्रोसीजर के लिए स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, उसके लिए एक हमारा फ्रेमवर्क या गाइडलाइन देता है। अब इसके बाद हम चलेंगे Q7 क्या है, Q7 बहुत इंपॉर्टेंट अपना गाइडलाइन है। इसमें GMP फॉर MFG ऑफ API। जो हमारा API होता है, API की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के API के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है उससे रिलेटेड हमारा जो है Q7 है। क्या है, Q7 है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है Q8 में क्या है, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। अब देखेंगे हम लोग ये फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट क्या होता है। ये होता है फोकस ऑन फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट इंक्लूजिंग डिफाइन क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूटल डिजाइन स्पेस एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में जो हमारा डिजाइन है, स्पेस है, कंट्रोल स्ट्रेटजी है, उनको ये एक करने का फ्रेमवर्क बनाता है। क्या करता है, उनके बारे में ये डिटेल प्रोवाइड करता है Q8। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट में Q9 क्या, क्वालिटी मैनेजमेंट रिस्क। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो है QC और Q वालों के लिए। क्वालिटी मैनेजमेंट रिस्क का प्रिंसिपल जो है वो Q9 में है। क्या है, Q9 ये क्या करता है, Q9 ये अपना जो है, ये Q9 प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर अप्लाइंग क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल थ्रू आउट द फार्मास्यूटिकल लाइफ साइकिल। तो ये क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट रिस्क है, उसका प्रिंसिपल है वो अपना Q9 में क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे Q10 में क्या है, Q10 में है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। Q10 में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम है। ये क्या करता है, एड्रेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ए फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। इसमें क्वालिटी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइन है, फ्रेमवर्क है, वो सब हमारा Q10 है। Q10 फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे Q11 में क्या है, Q11 क्या है, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, केमिकल और बायोलॉजिकल ड्रग्स। इसमें क्या है, केमिकल और बायोलॉजिकल जो ड्रग्स हैं उसके डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में गाइडलाइन दी है। केमिकल एंड बायोलॉजिकल ड्रग्स के डेवलपमेंट और उसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में दिया गया, वो हमारा Q11 के बाद हमारा है Q12 क्या है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। लाइफ साइकिल जो हमारा मैनेजमेंट है फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट का, वो है Q12 में क्या, फोकस ऑन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है, जो उनका लाइफ है, उसके बारे में जो हमारा डिटेल बताता है वो बताता है Q12 के बाद हमारा आता है Q13 क्या है, Q13 हमारा है कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या है, कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें क्या होता है, एड्रेस द एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है, ये कंटिन्यूअस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके एप्लीकेशन के लिए ये हमारा है Q13। लास्ट गाइडलाइन हमारा है जो ICH की, वो है एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट। क्या एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए हम क्या डेवलपमेंट करेंगे, तो उसके लिए ये क्या है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। क्या, Q14 तो ये आपको आज हमने पढ़ाया जो है ICH की जो क्वालिटी से रिलेटेड जो है गाइडलाइंस कितने हैं। इसमें 1 से लेकर 14 गाइडलाइंस है
और ये गाइडलाइंस विशेष करके जो हमारे QA QC में लोग काम करते हैं उनके लिए है, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोग काम तो करते हैं, काम तो ये सब करेंगे, बट उनको उससे रिलेटेड जो है गाइडलाइंस नहीं पता होगी कि ये जो हम काम कर रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट रिस्क जैसे कर रहे हैं तो वो किस गाइडलाइंस में आता है, उस गाइडलाइन का क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, स्टेबिलिटी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना कर रहे हैं तो उनको नहीं पता होता कि ये QN में आता है, ICH की QN गाइडलाइन है। तो विशेष करके ये गाइडलाइन सभी के लिए जरूरी है, लेकिन QA QC वालों के लिए ये गाइडलाइन बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्वालिटी से रिलेटेड ICH की गाइडलाइन, QN से लेकर जो है Q14 तक पढ़ा। इसके बाद हम लोग जो सेफ्टी से रिलेटेड जो गाइडलाइन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके मन में कुछ कमेंट है तो बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। तो हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है।